Jai Hind and good morning to all of you present here. Today we are here with the next series of the video that is for the current affairs of the month of July. तो इस पूरी वीडियो में हम जुलाई की जितनी भी हैपनिंग्स हुई थी उन सबको एक वन शॉट रिवीजन की तरह कंप्लीट करेंगे एंड वी विल ट्राई कि जितनी भी करंट अफेयर अगस्त के मंथ की है वो सब इस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहला पॉइंट है कि इंडियाज फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज. आपको पता होना चाहिए कि बुलियन एक्सचेंज क्या है. बुलियन एक्सचेंज का मतलब है ये एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो साथ में आते हैं और गोल्ड, सिल्वर जैसी और असेंशियल चीज़ों पर ट्रेड करते हैं. तो बुलियन एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है. इंडिया ने भी अपना पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है जिसे हम IIBE भी बोलते हैं और ये हमारे इंडिया के गिफ्ट सिटी दैट इज गांधीनगर में इसे लॉन्च किया गया या इंडिया का पहला बुलियन एक्सचेंज. सेकेंड है हमारे पास तिरंगा उत्सव. रिसेंटली ऑन 2 अगस्त इट वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगली वेंकैया. यू शुड नो द नेम. और ये हमारे नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर थे और उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 2 अगस्त को. उसके बाद ये तिरंगा उत्सव उनकी उस बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया था और इसी मौके पर हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने हर घर तिरंगा इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया था. उसके बाद आता है 5G स्पेक्ट्रम बिट्स. हम सबको पता है कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है. धीरे धीरे 2G, फिर 3G, 4G, अब ये एरा यहाँ पहुंच चुका है कि हम 5G नेटवर्क्स पर आ चुके हैं. धीरे धीरे करके इंडिया भी अपना 5G स्पेक्ट्रम बढ़ा रहा है. उसी के ऊपर एक 5G स्पेक्ट्रम बिड रखी गई थी और आपको जो चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये है कि इस बिड को जिसने टॉप किया था वो थी हमारी प्राइवेट रिलायंस जियो की कंपनी, जिन्होंने इस पूरी बिड को टॉप किया था विद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्पेक्ट्रम. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्पेक्ट्रम सिर्फ हमारी रिलायंस जियो की कंपनी ने ही अपने आप ले लिया था और जो उसकी वर्थ थी वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 88,000 करोड़ की थी. ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल द स्पेक्ट्रम. उसके बाद है अप्रूवल ऑफ CVC. नाउ व्हाट इज द CVC? यू शुड अंडरस्टैंड CVC क्या है. CVC का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. हमारे जो गवर्नमेंट, ये एक अपेक्स बॉडी है जो एक हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर जो करप्शन के केसेस होते हैं या फिर जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑडिट करना होता है वो हमारी विजिलेंस कमीशन करती है. तो उसी विजिलेंस कमीशन के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जिनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई थी और उन्हें अप्रूव किया गया था और उनका नाम था, हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का नाम था सुरेश N पटेल. तो आपको इसमें इतनी चीज पता होनी चाहिए कि जो रिसेंटली हमारे CVC इंडिया के जो अप्रूव किए गए हैं उनका नाम है सुरेश N पटेल. उसके बाद है 131st ड्यूरेंट कप 2022. हर ईयर ड्यूरेंट कप. नव आपको पता होना चाहिए कि जो ड्यूरेंट कप है ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. ड्यूरेंट कप सुनते पता चलना चाहिए कि ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है और हर ईयर ड्यूरेंट कप खेला जाता है और इस बार 2022 का ये 131st ड्यूरेंट कप था. और इसमें पता होने वाली बात ये है कि इस साल इंडिया की 3 डिफरेंट स्टेट्स ने इस ड्यूरेंट कप को हेल्ड किया था. वो स्टेट्स क्या क्या थी? वेस्ट बंगाल, असम एंड मणिपुर. इन तीनों स्टेट के कोलैबोरेशन से ये ड्यूरेंट कप इस बार हेल्ड किया गया था और इस ड्यूरेंट कप के जो चैंपियन थे वो चैंपियन थे हमारे बेंगलुरु FC और ये उनका मेडन टाइटल है. यहां से क्वेश्चन फंसते हैं कि जो इस बार हमारा 131st ड्यूरेंट कप था इसमें मेडन टाइटल किसके नाम पे था. तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो बेंगलुरु FC के नाम पे था. और ये इनका फर्स्ट टाइटल था. यहां तक क्लियर है. इसके बाद आगे अब आते हैं 11 मोर वेटलैंड एज रामसार साइट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि किन वेटलैंड को हम रामसार साइट बोलते हैं. रामसार कन्वेंशन क्या है और ये कब साइन किया गया था और प्रेजेंटली इंडिया में कितने रामसार साइट है और वो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट रामसार साइट्स का अवार्ड है. सबसे पहले तो वेटलैंड्स को हम रामसार साइट क्यों बोलते हैं. अब ऐसा है कि रामसार जो है वो एक प्लेस है ईरान में
जहां पे 2 फरवरी को एक कन्वेंशन रखा गया है जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन। और इस रामसार कन्वेंशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं वो साथ में बैठी थी और उन्होंने इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से जितने भी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है उसको कैसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ पर डिसाइड किया था कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी कंट्रीज हैं उनकी चीज़ों को हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देंगे कुछ वेटलैंड्स को, और वो जो वेटलैंड्स जिन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिलेगी उन्हें हम कहेंगे रामसार साइट्स। तो ये थी रामसार साइट्स की हिस्ट्री। उसके बाद रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अगस्त 11 मोर वेटलैंड को रामसार साइट अप्रूव कर दिया गया था, और वो अब हमारा टोटल जो रामसार साइट का इंडिया का स्कोर है वो है 75। इट मीन्स इंडिया में 75 रामसार साइट आज की डेज में है। उसके बाद लास्ट चीज बचती है कि वो कौन सा स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट रामसार साइट्स, वो कौन से स्टेट में इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रामसार साइट्स है, तो वो हमारे पास है तमिलनाडु, जिसके पास 14 रामसार साइट्स है सिर्फ एक कंट्री के अंदर, दैट इज तमिलनाडु। यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद है 5 प्लेज ऑफ पीएम मोदी। इट वाज ऑन द हमारे पीएम मोदी जी ने 5 प्लेज लिए थे जिन्हें वो पंच प्रण भी कहते हैं। और ये पंचप्रण इसलिए लिए गए थे ताकि हम अपनी इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री दिखा सके और अपने अपनी सिटीजन्स को मोटिवेट कर सके। तो मोदी जी ने 5 प्लेजेस दिए थे, जिसमें से फर्स्ट था कि हमें बड़ा सोचना है और एक नई डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ने का कदम उठाना है और हमें धीरे धीरे करके डेवलप बनना है। सेकंड उनकी प्लेज थी फॉर यूनिटी, हमें अपने अंदर यूनिटी लानी है जो कि हमारी स्ट्रेंथ है। थर्ड जो उनकी प्लेज थी वो ये था कि हमें अपने यहाँ से जितनी भी ब्रिटिश एरा की कॉलोनियल माइंडसेट की जितनी भी ट्रेसेस है उन सबको मिटाना है। ये उनकी कुछ प्लेजेस थी। प्लेजेस पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो पंचप्रण मोदी जी ने दिए थे। उसके बाद हर घर जल उत्सव, ये एक इनिशिएटिव है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि हर इंडिया के हर हाउस तक जल की सुविधा पहुंचनी चाहिए। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। इसी के ऊपर रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 2 सर्टिफिकेशन दिए थे, जिसमें कि इंडिया की फर्स्ट स्टेट जिसे हर घर जल सर्टिफाइड बनाया गया है वो है गोवा। ये क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया की वो कौन सी फर्स्ट स्टेट है जिसे हर घर जल सर्टिफाइड बनाया गया है, तो वो है गोवा। सेकंड यहाँ पे है कि इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसे हर घर जल सर्टिफाइड किया है तो वो है दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, जो पूरी एक ही यूनियन टेरिटरी है। और इस पूरी यूनियन टेरिटरी को हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है जीआई टैग। आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग क्या है। जीआई हियर स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग किसी चीज को क्यों मिलता है। देखो, जीआई टैग उन पर्टिकुलर आइटम्स, उन पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो अपने प्लेस की ओरिजिन पे स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस तरह से जीआई टैग न्यू चीज़ों को देती रहती है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह की ओरिजिन की उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाती है। उसके बाद इस पे जो रीसेंट चीज़ थी, जो रीसेंट अगस्त के मंथ में जीआई टैग दिया गया था, वो दिया गया था मिथाली मखाना। अब ये एक हिंदी वर्ड है। मिथाली मखाना को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेटिक फॉक्स नट, और ये बिहार और वेस्ट बंगाल के आसपास के जो एरिया है वहां पे काफी ज्यादा फेमस होता है, जिन्हें एक्वेटिक फॉक्स नट्स भी कहते हैं। इसे रिसेंटली इस जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था और इसे जीआई लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीआई टैग अगस्त के महीने में किस फूड प्रोडक्ट को दिया गया था, या फिर यही पूछ सकते हैं कि वो किस स्टेट से बिलोंग यानी किस स्टेट में उसकी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है उस स्टेट को। तो वो स्टेट आपको पता होनी चाहिए, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद है यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। अब क्या है,
सबसे पहले तो यहाँ पे ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते, समथिंग जो कि फील की सकती है, उसे कहते हैं इनटेंजिबल। तो रिसेंटली यूनेस्को ने अपनी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंडिया के गरबा डांस को इस लिस्ट के अंदर डाला था। तो गरबा डांस जो कि गुजरात का बहुत फेमस फोक डांस है, उसे इस लिस्ट के अंदर डाला गया था। अब इसी के बेसिस पे एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो लास्ट ईयर जो ऐसे ही लिस्ट निकली थी, उस लास्ट ईयर में इस लिस्ट में किसे डाला गया था? तो यही सेम लास्ट ईयर में दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस की जाती है, उस दुर्गा पूजा को लास्ट ईयर इस इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट है हमारे पास 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हर बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जैसे जैसे पोस्ट आगे खाली होती है तो उन्हें डाला जाता है उसमें। अगस्त के महीने में 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कराए गए थे, जिनका नाम था जस्टिस यू ललित। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनका जो टेन्योर था, यानी कि जितने टाइम के लिए ये नियुक्त किए गए थे, वो अप्रॉक्स 74 डेज, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट का टाइम ही इतना बचा था तो इन्हें उसमें नियुक्त कर दिया गया था। इनका नाम था जस्टिस यू ललित। और उसके बाद ही 74 डेज बाद अभी जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कोई और है। जैसे इनका टेन्योर खत्म हुआ तो हमारे 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे, जिनका अभी नाम है जस्टिस DY चंद्रक। तो ये हमारे अभी रीसेंट जस्टिस हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉसेन डायमंड लीग। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। रिसेंटली ये लॉसेन डायमंड लीग हुई थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे इंडियन चैंप नीरज चोपड़ा ने इस लॉसेन डायमंड लीग में अपना बेस्ट थ्रो दिया था, अपने जेवलिन थ्रो में अपना बेस्ट थ्रो दिया था और उन्होंने लॉसेन डायमंड लीग जीती थी। ये इतना इसमें डन है। नेक्स्ट मूव करते हैं फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन रिपोर्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन नेशनल रिपोर्ट्स होती है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंस और वेटेज रखती हैं हमारे करंट अफेयर सेक्शन में। वहीं पर आती है हमारी फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन रिपोर्ट। तो जो हमारी फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन रिपोर्ट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सबमिट और इसे कौन देखता है? तो वो देखती है वर्ल्ड बैंक। और इसमें क्या चीज हमारी वर्ल्ड बैंक क्या सर्वे करती है कि वो कंट्री जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वो कंट्री जहां भुखमरी की हालत बहुत ज़्यादा है, जहां खाने पीने की लालत पड़ी हुई है, उन कंट्रीज़ को ये वर्ल्ड बैंक असेस करती है और उस बेसिस पे अपनी रैंकिंग देती है सबसे। तो इसमें जो कंट्री सबसे टॉप पे थी वो थी कुछ लेबनन, सीरिया एंड ऑफ श्रीलंका एज वेल। ये कुछ कंट्रीज थी जिन्हें इस लिस्ट में सबसे टॉप पे रखा गया था कि यहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये इस रिपोर्ट का लास्ट में कंक्लूजन था, फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन रिपोर्ट। उसके बाद है सिपरी रिपोर्ट 2022। अब आपको पता होना चाहिए कि सिपरी रिपोर्ट किससे डील करती है। ये सिपरी रिपोर्ट ये बताती है कि किस कंट्री की मिलिट्री स्पेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग किस तरह से है। इस रिपोर्ट की जो कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और इंडियन पर्सपेक्टिव से तो एज वेल। सबसे पहले USA, देन चाइना एंड थर्ड नंबर इज इंडिया। इसका मतलब वो कंट्रीज जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग पे खर्चा करती है, वो सबसे पहले तो USA, सेकेंड है चाइना और थर्ड पे है इंडिया। यानी कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमारे लिए, और ये ऐसी छोटी छोटी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, ये हम अपने लेक्चरेट, अपनी GD, इन सब में काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो ये चीज़ें हमें नोट करती रहनी चाहिए और इन्हें लिख के रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि वो एट द मोमेंट हमारे पास हो बोलने के लिए। उसके बाद है हेलफायर R9X मिसाइल। ये आपको एक इंसिडेंट पता होगा रिसेंटली, अगर आप टच में रहते हो करंट अफेयर के, तो अगस्त के मंथ में जो अफगानिस्तान में एक अल जवेरी नाम का टेररिस्ट था, उसे अमेरिका की CIA यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने मार गिराया था। किसकी मदद से? इस हेलफायर R9X मिसाइल की मदद से। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज।
हमारे पास है इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन जिसका नाम है वरुणा। इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन जिसका नाम है वरुणा। और ये किसने बनाया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है सागर डिफेंस एक्सपोर्टर। ये एक स्टार्टअप बेस्ड हमारे पास एक स्टार्टअप है सागर डिफेंस नाम से, जिन्होंने अपना ये इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन बना के वरुणा। और ये किसके लिए बनाया है ये जानना भी ज़रूरी है। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, हमारी इंडियन नेवी के लिए इन्होंने ये एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है वरुणा, जिसका काम क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रोन की मदद से, कोई बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं है, ड्रोन की मदद से एक आदमी को या फिर एक पर्सन को एक जगह दूसरी जगह सप्लाई कर सकता है। उसे हम कहते हैं पैसेंजर ड्रोन। तो आपको नाम पता होना चाहिए। वरुणा किसके लिए बनाया है? हमारी इंडियन नेवी के लिए बनाया है। और ये सागर डिफेंस जो कि एक स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, और इसमें आती है एक गवर्नमेंट स्कीम भी, क्योंकि ये स्टार्टअप है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो स्पेंड किया होगा इसमें। गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम तो होगी इसकी वजह से इन्होंने ये हेल्प की होगी। तो ये इनर क्वेश्चन यहाँ फंस सकते हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है स्वामित्व स्कीम, जिसकी हेल्प से इन्होंने फंडिंग ली और जिसकी हेल्प से इन्होंने वरुणा नाम का एक पैसेंजर ड्रोन हमारे इंडिया के लिए बनाया। उसके बाद है नेक्स्ट इंडियाज गिफ्ट टू श्रीलंका। हम सबको पता है श्रीलंका का अपना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट गोइंग। इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग, बाकी कंट्रीज भी हेल्प कर रही हैं, बट इंडिया ने श्रीलंका को एक गिफ्ट किया था, वो था डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। इसकी जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया ने ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट श्रीलंका को इसलिए गिफ्ट किया था ताकि वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्टबर्न और ज़्यादा मजबूत कर सके इस गिफ्ट की वजह से। उसके बाद है एक्सरसाइज उदार शक्ति। ये हमारे अब डिफेंस बैकग्राउंड पे आ रहे हैं हम। एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये सारी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि करंट अफेयर में अगर कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं तो वो यहाँ से ज़रूर फंस सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज उदार शक्ति। जब भी हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं ना, हमें कुछ कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे कि हम एक्सरसाइज कोई भी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि वो डोमेस्टिक एक्सरसाइज है या बायलैटरल एक्सरसाइज है या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। अब आपको इनके बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। डोमेस्टिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो कि एक कंट्री अपने ही अंदर डिफरेंट, जैसे कि हमारी BSF है, हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो अंदर ही अंदर जो एक्सरसाइज होती है कंट्री के, उन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज। उसके बाद होती है बायलैटरल एक्सरसाइज। बायलैटरल एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइज होती हैं जो कि दो कंट्रीज के बीच में होती है, लाइक इंडिया वियतनाम, लाइक इंडिया मलेशिया, लाइक इंडिया USA। तो ये होती है बायलैटरल एक्सरसाइजेस। फिर आती है हमारी थर्ड कैटेगरी, दैट इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। मल्टीलेटरल मींस जहां दो से ज्यादा कंट्रीज एक साथ आके कोई एक्सरसाइज करती है तो हम उसे नाम देते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। अब जब हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें पता होनी चाहिए कि वो किन कंट्रीज़ के बीच में हुई है, हमें पता होना चाहिए कि किस प्लेस में वो एक्सरसाइज हुई है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम थोड़ी और डीप याद करना चाहें तो हम याद कर सकते हैं कि वो उसकी डेट क्या थी, किस डेट पे हुई थी, और उसमें कुछ न्यू, इस बार कुछ नई चीज़ अगर उस एक्सरसाइज में हुई हो, और अगर वो एक्सरसाइज मेडन है यानी कि फर्स्ट टाइम हुई है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है। हमारे पास है एक्सरसाइज उदार शक्ति। तो एक्सरसाइज उदार शक्ति जो है ये इंडिया और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइजेज हुई थी। और ये किस प्लेस पे हुई थी? तो इंडिया मलेशिया के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज इस बार रॉयल मलेशियन एयरफोर्स बेस क्वांतम में हुई थी, जो कि मलेशिया में ही एक जगह है जहां पे इस एक्सरसाइज को किया गया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इसमें। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज विन बैक्स 2022। अब ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना, इन्हीं में कहीं कहीं नाम छुपे होते हैं। V फॉर वियतनाम, इंडिया, बायलैटरल एक्सरसाइजेस। तो नाम से पता चल रहा है, ये ट्रिक ऐसे याद करने की हम कर सकते हैं कि इंडिया और वियतनाम, इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज इस बार की गई थी, और ये किस प्लेस पे की गई थी ये जानना बहुत जरूरी है। ये की गई थी चंडी मंदिर,
अब चंडी मंदिर नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी इंडियन आर्मी की एक कमांड है। नाउ यू हैव टू कमेंट कि ये कौन सी कमांड है इंडियन आर्मी की। तो चंडी मंदिर पे वो प्लेस है जहाँ पे विन बैक एक्सरसाइज बार की गई थी। और इसमें मेन पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये एक्सरसाइज इसलिए की गई थी कि इंडिया और वियतनाम आर्मी अपना डिस्प्ले ऑफ HADR कर सके। अभी HADR क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। हमें पता है वियतनाम एक कोस्टल कंट्री है, तो वहाँ पे साइक्लोन वगैरह टाइफून ये सब हिट करते रहते हैं। तो ये HADR से ये करना चाहते थे कि ये अपनी जो ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ वाली फोर्सेज हैं उनको ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन कर सके। तो उसके लिए एक्सरसाइज की गई थी चंडी मंदिर पे। उसके बाद है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये पिच ब्लैक एक्सरसाइजेस की गई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इस एक्सरसाइज का जो प्लेस है वो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में ही एक जगह है जहां पे ये एक्सरसाइजेस की इस बार की गई थी। उसके बाद आती है हमारे पास एक्सरसाइज सामंजस्य 2022। ये जो एक्सरसाइज है आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ये हमने किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं करी है, ये हमने अपनी ही कंट्री के साथ, अपनी ही कंट्री के इनर, अपनी ही कंट्री की जो अंदर की फोर्सेस हैं उनके बीच में ये सामंजस्य एक्सरसाइज हमने की थी। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारी कौन सी फोर्स थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सामंजस्य एक्सरसाइज हमारी इंडियन आर्मी और BSF ने की थी। इतना क्लियर है, हमारी इंडियन आर्मी और BSF ने साथ में मिलकर सामंजस्य एक्सरसाइज की थी। और ये प्लेस जहां ये एक्सरसाइज की गई थी वो थी राजस्थान। राजस्थान में हमारी इंडियन आर्मी BSF ने एक्सरसाइज की थी अपने इनर स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद है एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू DRDO चीफ। अब हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में के भी अपने कुछ चीफ होते हैं, उनकी भी बार बार नियुक्ति होती है। तो रिसेंटली अगस्त के महीने में हमारे न्यू DRDO चीफ थे जिनका नाम है आपको नाम पता होना चाहिए बस बाकी। और एक और चीज़ में ये है कि जो ओल्ड चीफ थे इसके, यानी कि इनसे पहले जो चीफ थे उनका नाम था G सतीश रेड्डी। ये इनसे पहले इस पोस्ट पे थे और अब ये इन्हें दे दी गई है ये पोस्ट। तो नाम जानना इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद है हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज, आई थिंक सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास वज्र प्रहार। अब ये जो वज्र प्रहार एक्सरसाइजेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में होती हैं। वो है इंडिया एंड USA। ये वज्र प्रहार एक्सरसाइजेज इंडिया और USA के बीच में की जाती है और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी, यानी कि हमारी इंडियन दोनों कंट्री की जो इंडियन आर्मी है साथ में इस मिलिट्री एक्सरसाइज को करती है। और इस बार ये जो एक्सरसाइज की गई थी हमारी, ये की गई थी बाकलो हिमाचल प्रदेश में। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस है इस बार आने के, बिकॉज वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में, साथ ही साथ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़रूरी है इसकी। इंडिया USA और बाकलो हिमाचल प्रदेश में हुई है। उसके बाद है हमारे पास नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, जिसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं सारेक्स 2022। सारेक्स सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, नाम से पता चल रहा है ये मैरीटाइम, इट मीन्स ये रिलेटेड है नेवी से। नेवी यानी कि हमारी जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो हमारी कोस्टल एरियाज पे की जाएगी। और ये सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, यानी कि एक तरह का मॉक ड्रिल टाइप की जाएगी एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंडक्ट की थी इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और ये इसलिए की गई थी ताकि वो अपने सर्च एंड रेस्क्यू जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनकी ड्रिल्स कर सके और हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड अपने अंदर ही अंदर अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके इस एक्सरसाइज के थ्रू। तो ये सर्च एंड मैरीटाइम एक्सरसाइज है, आपको पता होना चाहिए कि ये किसने कंडक्ट कराई थी। द क्वेश्चन कैन कम, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो हमारी नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है ये किसने कंडक्ट कराई थी, तो आपको पता होना चाहिए वो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने करी थी। लास्ट हमारे पास है एक्सरसाइज अल नजफ, नाम ही थोड़ा थोड़ा अराबिक सा है,
कुछ तो उधर की साइड से। इससे बोलते हैं कि ना नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ना नाम से भी थोड़ा बहुत रिलेट हो जाए, जैसे कि हमारे पास विनबैक्स था तो हमें विनबैक से पता चल गया कि अच्छा वियतनाम इंडिया है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स और कुछ ट्रिक्स जो अपने दिमाग में याद रख सकते हैं ताकि हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद है एक्सरसाइज अल नजफ। तो ये एक्सरसाइज अल नजफ ऑफ कोर्स इंडिया, और जो सेकेंड कंट्री है वो है ओमान। इन दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज अल नजफ हुई थी, ये बायलैटरल एक्सरसाइज, और इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन था, किस प्लेस पे ये इस बार की गई थी, वो है राजस्थान। राजस्थान में ये एक्सरसाइज इस बार कंडक्ट कराई गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। एक और चीज़ होती है कि एक्सरसाइजेस की क्यों जाती है। एक्सरसाइजेस असल में दो कंट्रीज इसलिए करती है ताकि उनकी जो दूसरी कंट्री के साथ वो एक्सरसाइज कर रही है उनके साथ रिलेशन बिल्ड हो, उनकी मिलिट्री स्ट्रांग हो, और नए नए टैक्टिक्स जो उन्हें दूसरी कंट्री की मिलिट्री सीखने को मिलती है वो इन एक्सरसाइजेज के थ्रू मिलती है। इसलिए एक्सरसाइजेस एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाय दिस वी एंड आवर वीडियो। इतना था हमारे अगस्ती करंट अफेयर का वन शॉट रिवीजन। आई होप यू विल लाइक इट, और जितना हो सके इन्हें रेगुलर रिवाइज करो ताकि लास्ट एग्जाम पे आपको बस ये शॉर्ट नाम पढ़ के पूरी इन्फॉर्मेशन याद हो जाए। सो दैट वाज ऑल फॉर अगस्त। थैंक यू।